नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम राजसमंद झील किनारे ऐतिहासिक नौचौकी पाल राजस्थान के राजसमंद शहर में गोमती नदी को दो पहाड़ों के बीच बांधकर नौचौकी बनाई गई। इसमें 9 सीढ़ी व चौकी तथा 3 छतरियां हैं। यहाँ हर सीढ़ी 9 इंच की बनी हुई है। हर 9 सीढ़ी के बाद बड़ी चौकी हैं। इस तरह 3 छतरियों में इसी तरह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 9 इंच 9 सीढ़ी और 9 चौकी होने से इसका नाम नौचौकी पड़ा है, जिसमें नक्काशी की गई है। इस पर राज प्रशस्ति महाकाव्य नामक शिलालेख उत्कीर्ण है। छतरियों के ऊपर वाले चौखटे पर राज प्रशस्ति महाकाव्य शिलालेख खुदे गए हैं। यह 25 शिलाओं पर खुदा हुआ है। विश्व का दूसरे नंबर का शिलालेख है, जिसमें महाराणा राज सिंह के राजतिलक होने का वर्णन है। सिद्ध हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे हमारे इतिहास के जानकार वरिष्ठ शिक्षाविद दिनेश जी श्रीमाली। सर, आपका जयवर्धन चैनल में स्वागत है। तो इसके बारे में आप बताइए। हाँ, जयवर्धन परिवार को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। नौचौकी को इस राजसमंद झील का ये जो मुख्य सेतु है, इसे संगमरमर का अद्भुत शिल्पग्राम कहा गया। क्यों? क्योंकि उस दौर में जब संगमरमर से निर्मित ताजमहल के चर्चे पूरे विश्व के अंदर थे, उसी टक्कर में एक अद्भुत नज़ारा खड़ा किया गया। और वह जो नज़ारा था, जिसे देख करके पूरा तात्कालिक परिवेश दंग रह गया था, अचरज हो गया था, और वो शिल्प था राजसमंद झील की नौचौकी सेतु। इसमें जो ये संगमरमर राजसमंद का ही है या कहीं बाहर से इसके निर्माण के लिए? बिल्कुल, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया कि जिस श्वेत संगमरमर के उत्खनन के लिए आज पूरे विश्व में राजसमंद जिले को जाना जाता है, इसकी शुरुआत महाराणा राज सिंह ने संवत 1720 के अंदर ही कर दी थी। मार्बल की खोज उस समय हो गई थी। इस झील के निर्माण में उस वक्त 1,51,00,000 रुपया जो है वो खर्च हुआ। बड़ी पाल जो है, जिसको हम कांकरोली की बड़ी पाल के रूप से जानते हैं, इरिगेशन गार्डन से लेकर के पूरा का पूरा गुप्तेश्वर हमारे और ये द्वारकाधीश का जो पूरा का पूरा जो ये है, इनका निर्माण जो है वो महाराणा राज सिंह के द्वारा नहीं हुआ है। अच्छा। उसका निर्माण मेवाड़ के जो उमराव थे, वो जो राव थे, उन्होंने उनका निर्माण किया। अच्छा। तेलवाड़ा राव जी, देवगढ़ राव जी, अमेठ राव जी, इन लोगों ने मिलकर के इन बंधों का निर्माण किया। तो सामने जो देख रहे हैं ये तोरण है। ये तोरण है। इस तरीके की तोरण यहाँ पर 5 तोरण थे। पूरी इस नौचौकी के ऊपर 5 तोरण थे। 5 में से 4 तो आज भी भग्नावशेष के अंदर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। एक तोरण जो था वो यहाँ से शिफ्ट होकर के इरिगेशन गार्डन के ऊपर जो आज हम देखते हैं, वहाँ पर जो लगा हुआ है, वो तोरण भी मूलतः यहीं का है। इन तोरण का क्या महत्व था? सबसे बड़ी बात है कि जब राजसमंद झील का प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया, शरद पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, और उन 3 दिनों के प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर अलग अलग तुलादान किए गए। तुलादान का मतलब स्वर्णदान हुआ, अन्नदान हुआ, रजत दान हुआ। तो ये तुलादान के लिए इन तोरणों का निर्माण किया गया। ऐसा बताते हैं कि जब बिरमा सेल कंपनी के प्लेन जो थे वो कराची से लेकर के ढाका के बीच में डाक लेकर के आते थे, तो वो डाक वाले जो प्लेन थे वो पेट्रोलिंग के लिए, फ्यूल भरने के लिए राजसमंद झील में उतरा करते थे। तो उस दौरान चूंकि अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा जो वर्ग था, वो इरिगेशन गार्डन जो आज बना हुआ है हमारा, वो बर्मा सेल कंपनी का ऑफिस था। उस ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए, वहाँ पर उसे बेहतरीन दृष्टि से विकसित करने के लिए अपन देखते हैं ये जैसे 9 जो सीढ़ियाँ बनी हुई है नौचौकी के ऊपर, 9 सीढ़ियों की क्या मान्यता है? और भारतीय वैदिक वाङ्मय के अंदर, अध्यात्म के अंदर 9 को पूर्णांक माना गया है, और 9 पूर्णांक की वजह से 9 ग्रह की जो महत्ता है, 27 नक्षत्रों की जो महत्ता है, हर एक के अंदर कई 9 का गुणक कहीं न कहीं काम करता है। तो हमारे उस आध्यात्मिक वास्तुशिल्प का ध्यान रखते हुए नौचौकी के निर्माण में 999 फीट लंबी पाल, हर सीढ़ी 9 इंच चौड़ी, 9 इंच लंबी, 9 इंच ऊंची, इस नौचौकी के प्रारंभिक 5 से लेकर के अंतिम 5 तक 9 का गुणक हर जगह दिखाई देगा। जो 9 सीढ़ियाँ ये बनी हुई है, और उसी तरह ये जो 5 ये बना हुआ है, ये भी इसी तरह के 9-5 पूरा नौचौकी लास्ट नीचे तक है। अभी यह जो आप देख रहे हैं, यह राज प्रशस्ति खंड महाकाव्य है। यह विश्व का अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा शिलाखंड काव्य है, इसे राज प्रशस्ति के नाम से हम लोग जानते हैं।
प्रशस्ति का मायना ये कि जिस जगह का निर्माण किया गया है और जिसके द्वारा निर्माण किया गया है और जिसके लिए निर्माण किया गया है, इन तीनों चीज़ों का उसमें समावेश हुआ। तो महाराणा राज सिंह के काल में चूँकि इस बंद का निर्माण हुआ, तो महाराणा राज सिंह का जो कुल जो था वो मेवाड़ का गोहिल वंश और गोहिल वंश के बाद में सिसोदिया वंश का एक लंबा सा एक दौर चला। उस दौर के प्रारंभ से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक का जो सफर था, तात्कालिक परिस्थिति के अनुकूल अद्यतन उस तो पूरे मतलब ये इतिहास का निर्माण के समेकन साथ किया उनका गया। पूरा इतिहास बिल्कुल इसमें बिल्कुल समाया। बिल्कुल महाराणा राज सिंह के कुल का और मेवाड़ के सिसोदिया वंश गोहिल वंश का जो है जिक्र, वो प्रारंभ के 4 सर्गों के अंदर मिशा है। ये टोटल कितने ये शिलालेख हैं? टोटल 25 शिलालेख हैं। 25 सर्ग के अंदर ये हैं। 24 शिलालेख यहाँ पर अभी लगे हुए हैं और एक शिलालेख जो है वो जयपुर उदयपुर के अंदर हमारा जो सिटी पैलेस है वहाँ पर लगा हुआ है। एक वहाँ है। एक वहाँ क्यों गया और कब गया इसके? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रारंभिक दौर के भीतर ही वो 25वां सर्ग जो था वो वहाँ पर रखा गया है। अच्छा, 24 आज ही 24 इसी तरह सर्ग से यहाँ लगे पर हुए हैं। आज भी मौजूद है। आज के यदि परिस्थिति के अंदर देखें तो ये इतना मध्यम हो चुका है और इतना घिस चुका है कि धीरे धीरे ये दिखना सा बंद हो जाएगा। तो इसको लेकर के राज प्रशस्ति महाकाव्य का सृजन डॉक्टर देव कोठारी ने इसकी पुस्तक लिखी है और मूल जो स्रोत जो इसका रहा है रणछोड़ मधुसूदन भट्ट जो हैं, उनके पारिवारिक लोग जो हैं, उन लोगों के माध्यम से इसके संरक्षण की कोशिश यथासंभव लिपिबद्ध तरीके से हुई है। लेकिन मूल जो चीज़ है इसके संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग के माध्यम से कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो एक एक यहाँ छतरियों का महत्व, यहाँ की कलाकृतियाँ किस तरह से बनी हुई हैं। अभी जैसे बताया कि यहाँ रासामंद की संस्कृति, समाज और यहाँ के हालात के आधार पर ये छोटे छोटे जो बनाए हैं कलाकृतियाँ, ये हम पाठकों को बताना चाह रहे हैं और इसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी देंगे हमारे दिनेश जी सर। ये हम लोग जो अभी देख रहे हैं यह इस पूरे नौचौकी का प्रथम गवाक्ष के अंदर हम यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर मूल रूप से जो छतरियाँ बनी हुई हैं, इन छतरियों के ऊपरी पार्श्व में, पहले और दूसरे पार्श्व में क्रमशः हमारे राज प्रशस्ति महाकाव्य के सर्ग के साथ साथ मेवाड़ के लोक जीवन की झांकियाँ जो हैं वो आपको यहाँ पर क्रमशः कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यक्ष, गंधर्व, राक्षस, त्रिदेव, किन्नर, पशु, पक्षी, हमारे 24 अवतार, इन तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं बारीकी के साथ उकेरा गया। विष्णु क्योंकि गीत गोविंद और कृष्ण की जो जीवन लीला जो है उसमें गीत गोविंद का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है और उस रास लीला के साथ साथ हमारे जितने भी देवी देवता हैं जिनका आध्यात्मिक रूप से हमारे लोक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, उनका अंकन यहाँ पर विशेष रूप से किया गया है। यहाँ आप यह जो देख रहे हैं, यह इस सर्ग के दोनों तरफ जो देवी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये देवी मूर्तियाँ हमारी जलीय परंपरा को, हमारी जल की जो परंपरा रही है उस परंपरा का यहाँ पर निर्देशन करवाती है। पानी के प्रति तात्कालिक जीवन के अंदर तात्कालिक जनजीवन पानी को लेकर के किस तरीके से सजग था, उसकी सजगता का एक नमूना आपको इन चित्रों के माध्यम से, इन मूर्तियों के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुल मिला के जो ये निर्माण किया गया है झील में, उस वक्त में महाराणा राज सिंह द्वारा ध्यान रखा गया कि लोगों को भविष्य में भी किस तरह से जल के प्रति सजग रखा जाए और कैसे जल बचत किए जाए, यही प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि तात्कालिक परिवेश के अंदर अध्यात्म का जो मूल्य था वो लोक शिक्षण के प्रति समर्पित था। अध्यात्म के वो प्रकल्प काम में लिए जाते थे जिन प्रकल्पों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आए, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, और उसी परिवर्तन का एक दिग्दर्शन जो है वो नौचौकी पर हमको इस ढांचे के अंदर दिखाई देता है।
नौचौकी पर सर के साथ में किस तरह से मूर्तियां लगी हुई हैं हम दिखाना चाहते हैं। ये जो अपन देख रहे हैं ये तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति है और यहाँ पर ये इस बात का संकेत करता है कि हमारा जो सनातन धर्म की संस्कृति सहिष्णुता की संस्कृति रही है, यहाँ पर सभी तरीके की जो श्रेष्ठताएं हैं उनका समावेलन कैसे हो सके, उसका समन्वय कैसे हो सके, उसका दृष्टिकोण यहाँ पर कहीं कहीं दिखा। क्योंकि मेवाड़ राजघराना सदैव से शैव परंपरा का उपासक रहा है। एकलिंगनाथ हमारे मूल राजा रहे हैं और हमने सदैव यहाँ के राजा महाराणा को दीवान के रूप में माना है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वैष्णव परंपरा को भी उसी तरीके का आश्रय मिला है, यहाँ पर जैन परंपरा को भी उसी तरीके का आश्रय मिला है। तो ये इस बात का संकेत करती है कि हमारा जो नेतृत्व उस वक्त का भी जो था वो नेतृत्व बड़े सहिष्णु तरीके का था, यहाँ पर सभी चीज़ों का समावेश था और सभी सकारात्मक संस्कृतियों को यहाँ पर कलवित और प्रस्तुत होने का मौका मिला। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अनुचर जो हैं वो यहाँ पर इसकी देख रेख करते हैं। हाँ, तो देख रेख की कुल मिला के काफ़ी कमी है। जिस तरह से अभी राज प्रशस्ति महाकाव्य के लिए उसको संरक्षित किया गया है, जाली भी लगाई गई है, लेकिन इन मूर्तियों के संरक्षण को लेकर जो अभाव दिख रहे हैं, जैसे उस तरफ भी अपन ने कई मूर्तियाँ देखी तो काफ़ी खंडित भी हो चुकी हैं। तो ये ऐतिहासिक धरोहर जिस तरह से खंडित हो रही है, जो इसके लिए प्रशासन को कुछ खास प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी नौचौकी जिस स्वरूप में हमें दिखाई दे रही है कि वर्तमान दौर के भीतर अभी यहाँ पर बहुत कुछ काम किए जाने की आवश्यकता है। जो अभी दृश्य देख रहे हैं ये दृश्य बड़ा अद्भुत दृश्य है। हम ड्रैगन के बारे में चर्चा करते हैं। ड्रैगन को लेकर के एक पिक्चर जो है वो बहुत चर्चित पिक्चर है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि इतना विशालकाय जंतु था, लेकिन आप ऊपरी पार्ट्स के अंदर जो देख रहे हैं वो जंतु देखें आप। एक पक्षी है, उस पक्षी के पाँव में एक जानवर है, उस जानवर के पाँव में हाथी है और उनको लेकर के वो उड़ रहा है। ये अद्भुत दृश्य है। यह भगवान विष्णु स्वरूप है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जो स्वरूप है उनका इसमें दिग्दर्शन कर त्रिदेव जो विशेष रूप से ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों का, 9 ग्रहों का, किन्नरों का, राक्षसों का कहीं न कहीं अंकन किसी न किसी रूप में यहाँ पर पूरी नौचौकी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बंदरी दिखाई दे रही है एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपको इस बंदरी के अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत बारीक। और ये देखिए 3D पिक्चर का जो स्वरूप किस तरीके का बनता है, ठीक उसी तरीके से इसकी खुदाई की गई है। सूर्य भगवान का रथ है, उस रथ 7 घोड़ों के रथों पर सवार भगवान सूर्य जो है उनकी गतिमान जो स्थिति है वो इसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत बारीक खुदाई है। भगवान विष्णु का जो अवतार स्वरूप रहा है इसमें नाना अवतारों का इसमें अंकन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और उनके साथ में गरुड़ जी अंकन जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे देलवाड़ा जैन मंदिर में भी इसी तरह की कलाकृतियाँ हैं, तो उसमें आप कितना इसको समानता मानते हैं? निश्चित रूप से देलवाड़ा का जो देवकुल पाटन के नाम से उस नगर को जाना जाता है, उस देवकुल पाटन की जो शिल्पांकन जो है वो कुंभलगढ़ और माउंट आबू उन दोनों की शैली की साम्यता के साथ में आगे बढ़ता है। तो वो भी काफ़ी पुराना है और नौचौकी से उसको पुराना शिल्पांकन माना जा सकता है। जब 5 के बाद में इसके स्वरूप 5 के साथ ही इसके स्वरूप में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये स्वरूप में बदलाव आने के पीछे कारण ये है कि जब गोमती नदी का जो प्रवाह आता है वो प्रवाह बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर आकर के टकराता है। तो यहाँ पर जब टकराते समय इसकी डिजाइन को थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है। नीचे से आप देखोगे कि इसको थोड़ा सा गोलाकार जैसे वो सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो गोलाकार बनाने के पीछे यही है कि यहाँ पर पानी आकर के टकरा करके उसके प्रवाह को, उसकी शक्ति को बिखेर दे, ताकि पाल के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। एक तो बड़ा कारण पानी के मकर, हाथी, ये आकृतियाँ दिखाई दे रही है, ये आकृतियाँ इस बात का संकेत करती है कि ये पानी का लेवल इस जगह आ गया है। तो मेवाड़ में अब इन जानवरों के लिए खतरे का संकेत है। यहाँ से पानी नीचे नहीं उतरना चाहिए। इसके ऊपर वाले अगर आप देखोगे तो वो हम लोगों को सिंचाई में कहाँ उपयोग करना है। तो ये उस वक्त का जो दायरा था वो दायरा तय किया है। इस छतरी के अंदर ये जो कुई बनी हुई है इसे रानी बाग के नाम से भी जानते हैं और ऐसा बताते हैं कि जब महाराणा
साक्षात ग्रीष्मकाल का जो प्रवास था वो नोचोकी पर जब हुआ करता था तो स्नान के लिए इसको चारों तरफ से इसको कवर करके स्नान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गांधी के साथ ये तीसरी छतरी जो है यह कलात्मक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और बर्जेस छतरी है। इस छतरी के अंदर 27 नक्षत्र जो हैं उन नक्षत्रों के साथ साथ हमारा ग्रहमंडल जो है, आकाशमंडल जो है, 10 दिक्पाल जो हैं उनका जो मूर्त्यांकन किया गया है और साइड में आप देखेंगे कि कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का यहाँ पर संकेत किया गया है। आप देखोगे इस छतरी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा हमारे तात्कालिक मेवाड़ प्रदेश के अंदर जो हमारा साहित्य और विशेष रूप से संगीत, इन दोनों का जो महत्व था उस महत्व का दिग्दर्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक साथ 24 अवतार, 24 ही अवतारों का विभिन्न स्वरूप और स्वरूप के साथ साथ हमारे इस पूरे मेवाड़ प्रदेश की तात्कालिक परिवेश का जो वेशभूषा है उस वेशभूषा का मूर्त्यांकन के अंदर स्पष्ट दृष्टिगोचर दिखाई देता है। ये जो कंगूरे बनाए गए हैं इसकी जो तक्षण की गया, इसको जिस तरीके से तराशा गया है उस तराशने के बाद में ऐसा लगता है कि ये जैसे एक दूसरे के ऊपर चिपकाए हुए हैं, लेकिन वस्तुतः जी चिपके हुए नहीं है। इनको एक ही प्रस्तर के ऊपर इसका एक तरीके से इसको खुदाई की गई है। और खुदाई के साथ साथ अब आप देखो अभी इधर साइड में आप आओगे तो ये जो दूसरी मूर्तियां भी हैं क्या ये भी लगभग एक या कुछ पार्ट के पत्थरों पर भी तराशी गई है या अलग अलग? नहीं, इसमें ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2-3 ब्लॉक दिखाई देंगे। आप देख रहे होंगे स्पष्ट कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। अब नीचे हम दिखाना चाहेंगे ये जो बनी हुई है कुछ ऐसे खुदाई भी कर रखी है, ये क्या चीज़ है? क्या यहाँ पहले बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बिल्कुल मार्बल की बारीक जालियाँ लगी हुई थी। उन जालियों की ये जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर ये जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन ब्लॉक्स के अंदर उन जालियों को फिट किया गया था। फिट करके एक दूसरे के साथ में ताकि वो निकले नहीं, पत्थर पर पत्थर लगा करके उसको एक दूसरे को ब्लॉक भी किया गया। घेवर माता का जो मंदिर हम सामने की तरफ जो देख रहे हैं, इस मंदिर के बारे में इस नौचोकी राजसमंद झील का जो इतिहास है उस इतिहास के आधार में घेवरबाई का नाम लिया जाता है और ये सती के रूप में इनको यहाँ पर जाना जाता है। ऐसा बताते हैं कि राजसमंद झील की पाल को बार बार रखा गया और हर बार वो ध्वस्त हो जाती थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर महाराणा राज सिंह जी ने ज्योतिषों से इस बात का आकलन करवाया, पता करवाया कि क्या करना है। तो फिर पता लगा कि ऐसी जो सती स्त्री हो जिसने अपने पति के आदेश का कभी उल्लंघन नहीं किया, वो स्त्री अपने पवित्र हाथों से ये जिसकी नींव रखी तो वो ये परमानेंट रूप से आगे बढ़ सकता है। तो दयालदास जी जो थे उनकी पत्नी घेवरबाई को जब इस बात की सूचना दी तो वो वहाँ से सिरोही से यहाँ पर पधारी और पधारने के बाद में उन्होंने यहाँ पर इस पाल का नींव का पत्थर रखा। ऐसा बताते हैं कि नींव का पत्थर रखने के पश्चात जो काम शुरू हुआ वो फिर बन करके पूरी तरीके से तैयार हुआ। लेकिन घेवरबाई ने यहाँ पर आने की स्वीकृति तो मांगी थी, जाने की स्वीकृति नहीं दी, लिहाजा दयालदास जी को यहाँ आना पड़ा और दयालदास जी फिर यहीं पे मंत्री के रूप में मेवाड़ के अंदर उनको मंत्रित्व का पद दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की ताज़ा अपडेट और ऐतिहासिक जानकारी के लिए आप लगातार बने रहिए। जयवर्धन न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।